हेलो फ्रेंड्स। साइंस जीके के नाम से जो सीरीज शुरू कर रखी है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पीछे की वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर साइंस जीके के नाम से देख सकते हैं। आज अपन मानव शरीर है उसमें पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पाचन अंग शामिल होंगे, कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल होंगी, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम जब भी खाना खाते हैं तो पोषक तत्व है वो प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, अलग अलग पोषक पदार्थ हैं उनको प्राप्त करते हैं। वो हमारी हर एक कोशिका तक पहुंचने चाहिए कि हर एक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करें। तो पाचन की क्रिया है उसमें पहला स्टेप होता है वो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कि भोजन हम मुख्य द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। तो अंतर्ग्रहण फर्स्ट स्टेप होगी। जैसे कोई लिक्विड होता है उसको तो हम सीधे निगल लेते हैं, लेकिन चपाती हुई, ब्रेड या सेव है इनको चबाना पड़ता है। छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खाते हैं, फिर मुंह में दांतों की सहायता से इनको चबाते हैं, फिर निगल सकते हैं हम। आहार नाल के अलग अलग भाग होते हैं, उनमें पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया वो दो तरह से होती है, एक होता है यांत्रिक पाचन और एक होता है रासायनिक पाचन। जब हम भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं उसको तो बोलते हैं यांत्रिक पाचन। और जब एंजाइम की सहायता से हम भोजन को निगलते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं रासायनिक पाचन। यानी दूसरा स्टेप क्या हो गया, पहला हो गया था अंतःग्रहण, दूसरा स्टेप है पाचन। तो दूसरा स्टेप आता है पाचन। जब पचे हुए भोजन है उसको ब्लड में ट्रांसफर करना होता है जिससे वो हर एक कोशिका तक पहुंच सके। तो अगली क्रिया होगी अवशोषण की। तो रक्त है वो पूरे शरीर में यानी अवशोषण करेगा। तो तीसरी स्टेप कौन सी होगी, अवशोषण। रक्त पूरे शरीर में इन पोषक पदार्थों को पहुंचा देगा। तो हर एक कोशिका है वो इनसे पोषक पदार्थ प्राप्त कर लेगी और ऊर्जा प्रदान करेगी। जब पोषक पदार्थ है वो ज़्यादा मात्रा में हो तो वो तब क्या होगा, तो कोशिका को तो जितनी आवश्यकता होती है वो पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेती है। जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको हम स्वांगीकरण की क्रिया के द्वारा अपने शरीर है उसमें स्टोर करते हैं। तो अगली स्टेप आती है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण क्या होता है, पाचन है इसका जस्ट उल्टा होता है। पाचन में तो जटिल भोज्य पदार्थ हैं इनको सरल भोज्य पदार्थों में बदला जाता है, जबकि स्वांगीकरण की क्रिया है इसमें जो सरल भोज्य पदार्थ हैं उनको जटिल भोज्य पदार्थों में बदला जाता है और हमारे शरीर में संग्रहित कर लिया जाता है। तो जब हम कभी फास्ट करते हैं तो उस दौरान हम खाना नहीं खाते हैं, तो जो संग्रहित भोजन था, इकट्ठा भोजन था, वह अपघटित होकर ऊर्जा प्रदान करेगा हमें। तो अगली क्रिया हो गई स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद में आता है मल त्याग कि जिसका पाचन नहीं होता, ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं होता, ऐसे अपचित भोजन को मनुष्य हैं या अन्य जीव हैं उनके द्वारा समय समय पर उनका त्याग किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, मल त्याग। तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया है वो 5 स्टेप में पूरी होती है। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र है उसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो हम वह तंत्र होता है जिसमें हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो जटिल भोज्य पदार्थ थे उनको सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो उस क्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। जीवों के शरीर का वह तंत्र जिसके द्वारा ये जीव पोषक पदार्थ हैं उनको ग्रहण करते हैं, उन्हें सरल पदार्थ जो जटिल पदार्थ थे उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा उपापचय क्रिया है उनको भी नियमित रख पाते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में है वो पाचन तंत्र और अवशोषण है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आहार नाल के किस भाग में सबसे ज़्यादा अवशोषण की क्रिया होती है, कौन सा भाग है जिसमें अवशोषण की क्रिया होगी, तो छोटी आंत है उसमें अवशोषण की क्रिया होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो पाचन की क्रिया है वो भी छोटी आंत में होती है। अब अपन पाचन तंत्र है उसके प्रकार के बारे में देखेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से प्रकार शामिल होते हैं। तो पाचन तंत्र के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होता है पाचन तंत्र से संबंधित अंग और ग्रंथियां शामिल होंगी कि पाचन तंत्र है पूरी स्टेप है उसमें कौन कौन से अंग शामिल हो रहे हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल हो रही हैं।
एक होता है पाचन की कार्य की, जिसमें अपन ने 5 स्टेप अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। तो मनुष्य की आहार नाल है वो मुख गुहा से गुदा तक, यानी उसमें कई संरचनाएं शामिल होती है। मनुष्य की आहार नाल में मुख गुहा से गुदा एनस तक कई संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। जैसे मुख गुहा, सबसे पहले भोजन हम मुख में लेते हैं तो उसमें दांत और जीवा है यह संरचनाएं भाग लेती हैं। फिर मुख गुहा से भोजन है वो ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में क्या क्या क्रियाएं होंगी उनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर भोजन है ग्रास नली में जाता है। ग्रसनी से भोजन विभिन्न कर्माकुंचन गतियों के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। इसे ओसोफिगस भी कहा जाता है। फिर आमाशय में जाएगा। आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन पहुंचने के बाद वापस ग्रास नली या ग्रसनी में नहीं आता है। फिर छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। सबसे लंबा भाग होता है उसको इलियम कहा जाता है। छोटी आंत है, इसमें भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है और सर्वाधिक पाचन है। पाचन की क्रिया है वो भी छोटी आंत में ही होती है। उसके बाद आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन की कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इनका आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानव डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका डायग्राम दे रखा है कि आहार नाल के किस किस भाग में पाचन की क्रिया संपन्न हो रही है, कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल हो रही है। तो भोजन है हम सबसे पहले मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी अंतःग्रहण की क्रिया संपन्न हो रही है। तो मुंह में दांत और जीवा भाग शामिल होंगे। फिर भोजन है वो ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी किसे कहा जाता है? जहाँ श्वसन पथ यानी श्वास नली और यूला नासा छिद्र मिल रहे हैं, उस जंक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी से आगे जो श्वास नली या श्वसन पथ है वहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है। उस ढक्कन को कहा जाता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस भाग होता है, ये हमारे खाना है उसको श्वास नली में जाने से रोकता है। कैसे रोकेगा? जैसे जब हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय बातें कर रहे हैं तो बोल रहे हैं तो श्वास निकलेगी। श्वास है वो फेफड़ों से निकलकर कहाँ पहुँच जाएगी? हमारे गले तक पहुँचेगी। तो हवा तेज है तो इस ये ढक्कन है ये खुल जाएगा। तो खाना है वो ग्रास नली में जाना चाहिए था और कहाँ चला जाएगा? श्वास नली में। श्वास नली में चला जाएगा तो हमें तेज गति से खांसी आएगी तो वो खाना निकल जाता है। कई बार अगर ये खांसी के साथ वापस खाना नहीं निकले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक होता है एपिग्लोटिस, यानी ये क्या करता है? हमारी सुरक्षा करता है। एपिग्लोटिस ढक्कन यानी ढक्कन का कार्य कर रहा है कि भोजन है वो श्वास नली में नहीं जाए, ग्रास नली में चला जाए। एक संरचना होती है यूला। यूला क्या होता है कि जब हम शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं तो मुंह के लास्ट में एक लटकती हुई संरचना दिखाई देती है, उसको यूला कहते हैं। कि भोजन है वो श्वास नली नासा छिद्र में नहीं जाए तो इसके लिए सुरक्षा का कार्य करती है। तो भोजन ग्रहण किया तो कहाँ गया? मुंह में। मुंह से कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी से आगे कर्माकुंचन गतियाँ होगी, वहाँ से भोजन है वो ग्रास नली में पहुँचता है। तो ग्रास नली है उससे भोजन कहाँ आएगा? आमाशय में। आमाशय में भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। तो आमाशय उसके 4 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। तो आमाशय में भोजन है वो फिर कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत और आमाशय के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक वॉल्व। पाइलोरिक वॉल्व क्या करता है कि भोजन है उसको छोटी आंत में भेजने का कार्य करता है कि छोटी आंत से भोजन है वो वापस आमाशय में ना पहुँचे। इसके लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? पाइलोरिक वॉल्व पाया जाता है। छोटी आंत के ड्यूडिनम भाग है उसमें भोजन का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इलियम भाग है ये सबसे लंबा होता है। तो पाचन की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होती है। छोटी आंत नाम छोटी आंत है लेकिन ये सबसे लंबी संरचना होती है, कुंडली के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है। फिर आगे इलियम भाग और बड़ी आंत का सीकम भाग है, यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाता है, उसे बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। तो आगे भोजन है वो भोजन का पाचन है वो छोटी आंत में हो गया। फिर आगे भाग आता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम।
जब वो भोजन जो अपचित होता है, जिसका अवशोष पाचन नहीं होता है, तो उसको गुदा से फिर बाहर निकाल दिया जाता है।